नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के लिए कक्षा बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप और हम पढ़ रहे थे अनुप्रास अलंकार। अलंकार पर हमारी चर्चा चलनी है। आज हम अनुप्रास अलंकार की चर्चा करते हैं। हमने अलंकार क्या होता है, क्या काम आता है, क्या क्या विशेषताएं अलंकार की होती है, काव्य में किस प्रकार से अलंकार सहायक है, किस विद्वान ने क्या परिभाषा दी है, उन सब बातों की, तमाम बातों की आज हमने चर्चा की है आपके सामने। आज हम अलंकार के जो भेद हमने पढ़े थे, हम अनुप्रास पढ़ रहे थे। अनुप्रास के 4 पार्ट भी हमने चर्चा किए थे। छेक अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास और अंत्य अनुप्रास। उन चारों को आपने पिछले वीडियो में देख लेना चाहिए। आज हम अनुप्रास अलंकार में छेक अनुप्रास से बात शुरू करते हैं। तो चलिए, छेक अनुप्रास अलंकार बहुत सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है कि जब काव्य पंक्ति में कोई वर्ण अपने लय के साथ 2 बार प्रयुक्त हो जाए। कितनी बार? 2 बार। यानी आवृत्ति कितनी बार हो गई? 1 बार हो गई। हम कह सकते हैं कि जब काव्य पंक्ति में कोई वर्ण 2 बार प्रयुक्त हो, इस बात को हम दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं? अर्थात किसी वर्ण की एक बार, ध्यान करने की आवश्यकता है, एक बार आवृत्ति हो, तब वहां अलंकार कौन सा होता है? अनुप्रास तो होता है, लेकिन कौन सा? छेक अनुप्रास। तब वहां पर छेक अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान करिएगा, जब काव्य पंक्ति में कोई वर्ण कितनी बार आ जाए? 2 बार आ जाए, अर्थात एक बार उसकी क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। 2 बार वर्ण आया ना, जैसे कै वर्ण 2 बार आ गया, तो एक बार तो ये आ गया और एक बार इसकी आवृत्ति होकर आ गई, तो ये एक बार आवृत्ति हो गई, तो वर्ण कुल कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। बहुत सरल सी बात है छेकानुप्रास में। उदाहरण देखिए, ये कुछ एक उदाहरण है छेकानुप्रास अलंकार के। एक एक उदाहरण में समझिए। हमने बात की थी कि वर्ण कितनी बार आना चाहिए? वर्ण आएगा 2 बार। इस बात को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उसकी आवृत्ति होगी 1 बार। यही तो बात है, यही तो छेकानुप्रास अलंकार है। जैसे इसमें आया है पै, परम पुनीत, ये आ गया, परम पुनीत आ गया। यहां भी देखे ना, तो तय पुनीत भरत, या तय बन रहा है, पै में भी बन रहा है और तय में भी बन रहा है। ध्यान करिए आप, पै वर्ण कितनी बार आ गया? 2 बार। तय वर्ण कितनी बार आ गया? 2 बार। तो कौन सा अलंकार हो गया? छेकानुप्रास अलंकार। सब और छटा थी छाई, 6 वर्ण। छटा थी छाई, छटा छाई में राग बन रही ना, थी इसमें कोई व्यवधान पैदा नहीं कर रहा है बीच में, इसलिए इसमें कौन सा हो गया? छेकानुप्रास। अति आनंद कितनी बार आ गया? 2 बार। अति आनंद, मगन महतारी, मैं आ गया। ठीक है। कानन कठिन भयंकर भारी, भय वर्ण देखिए कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 2 बार आ रहा है मतलब 1 बार आवृत्ति हो रही है। चेत कर चलना, चय वर्ण। कुमार्ग में कदम, धरना नहीं। भरत भारती, मंजू मराली, देखो, भरत भारती मंजू मराली, भगवान भागे, 2 बार आ रहा ना। दुख, जनता, देश की, ये वर्ण समूह है। अब साथ में ले लो, ये लो, ये पूरा का पूरा वर्ण समूह ही आ रहा है। ठीक है। तो ये था छेकानुप्रास अलंकार। निश्चित रूप से बहुत सरल चीजें हैं, इनको याद भी रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये पहचानना है और सुविधा के लिए याद रखना है। तो एक याद रख लीजिए, परम पुनीत भरत आचरण। भरत जी की बात है कि भरत का आचरण कैसा है, परम पुनीत, पवित्र, शांत स्वभाव। दूसरा पार्ट देखिए, वृत्ति अनुप्रास अलंकार। छेका में हमने क्या पढ़ा कि वर्ण 2 बार आ जाए, आवृत्ति अर्थात आवृत्ति 1 बार हो जाए। यहां क्या पढ़ते हैं? जब काव्य पंक्ति में कोई वर्ण 2 से अधिक बार, इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 से अधिक बार को कैसे लिख सकते हैं? कम से कम 3 बार, कम से कम 3 बार, अर्थात बार आ जाए, अर्थात उस वर्ण की आवृत्ति कम से कम 2 बार हो, वहां कौन सा अनुप्रास होता है? वृत्ति अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए, जब काव्य पंक्ति में कोई वर्ण 2 से अधिक बार आ जाए, कितनी बार आ जाए? 2 से
अधिक बार, उसमें 2 ही बार था ना, इसमें 2 से अधिक बार, चाहे 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, कितनी बार आ जाए, 2 से अधिक बार आ जाए। तो 2 से अधिक मतलब कम से कम 3, तो कम से कम कितनी बार, कम से कम 3 बार। 2 से अधिक का मतलब कम से कम 3 बार। आपसे पूछ लिया जाए जब काव्य पंक्ति में कोई वर्ण 2 से अधिक बार आ रहा है तो कौन सा अलंकार है, जब काव्य पंक्ति में कोई वर्ण कम से कम 3 बार आ रहा है तो कौन सा अलंकार है, जब काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति कम से कम 2 बार हो रही है, आवृत्ति 2 बार हो रही है, कम से कम 2 से अधिक बार हो रही है, एक ही बात है, कम से कम 2 बार, 2 से अधिक बार भी पूछा जा सकता है, तो कौन सा अलंकार होगा, वृत्यानुप्रास। यानी वर्ण कितनी बार आ जाए, वर्ण आ जाए 2 से अधिक बार। इसको दूसरे शब्दों में हम कैसे कह सकते हैं कि कम से कम 3 बार। इसको ऐसे लिख सकते हैं। आवर्ती की अगर बात करें, आवर्ती 2 बार, कम से कम 2 से अधिक बार भी हो सकती है, कम से कम 2 बार आवर्ती हो जाए तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। कुछ एक उदाहरण देख लेते हैं। ये देखिए उदाहरण, हमने क्या पढ़ा था कि वर्ण कम से कम कितनी बार आ जाए, कम से कम कितनी बार आ जाए वर्ण, 3 बार, यानी 2 से अधिक बार आ जाए। ठीक है, यहां देखिए, भव्य भावों में भयानक भावना भरना ने कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है, 2 से अधिक बार हो गया, कम से कम 3 भी हो गया। ठीक है, निपट नीरव नंद निकेत में, कान्हा जब चले जाते हैं मथुरा तो एकदम मौन पसर जाता है नंद बाबा के महल में। निपट नीरव नंद निकेत में, 4 बार, कितनी बार आ गया, 4 बार। बहुत सरल है, भटक भावनाओं के भ्रम में, आ गया ना, कितनी बार आ गया। ये देखो बहुत प्यारा, ये मैं तो कहता हूं कि 12वीं लेवल तक के विद्यार्थियों के लिए यही महत्वपूर्ण है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है ना, खेल रही थी जलथल में, यहां भी राग बना रही है। निर्ममता निरीह पुरुषों में निसंदेह निखरती है, निर्ममता निरीह पुरुषों में निसंदेह निखरती है। काले कुत्सित कीट का कुसुम में कोई नहीं काम था, काले मतलब काले रंग के, कुत्सित मतलब बुरे, कीट कुसुम का कुसुम में कोई, यहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, आप 3 देख लीजिए, 1 2 3, काम खत्म। गंदी गंध गुलाब को, 3 आ गए। को गम ही गाहक कौन, कानन कुकी के कोकिल, देखिए तो कितना प्यारा सा, बहुत सरल है। छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास, छेका में 2 और वृत्य में 3, छेका में आवर्ती 1 बार और वृत्य में कम से कम 2 बार। ये इतनी बात याद रखो, काम खत्म है, आपका सौदा यहीं तक है। तीसरा देखिए, श्रुत्यानुप्रास। श्रुति शब्द है सुनने में एक जैसे वर्ण, श्रुति का मतलब है कान, कानों में एक जैसी ध्वनि जहां पैदा हो रही हो। ठीक है, हम इस बात को परीक्षा में कैसे पूछा जाए, अब आपसे पूछ लिया जाए श्रुति की आवृत्ति हो, तब तो आप कह ही देंगे, श्रुति नाम सुनते ही श्रुत्यानुप्रास कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूछा जाएगा जब काव्य पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित, यानी उच्चारण होने वाले, एक ही स्थान से उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्णों की आवृत्ति हो, तब वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, यहां सामान्यतः हमें एक उच्चारण स्थान इंपॉर्टेंट है, दंत्य, जो सामान्यतः 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को जानना चाहिए। हालांकि हम 5 उच्चारण स्थानों को थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि 5 ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और सब में महत्वपूर्ण की अगर हम बात करें तो दंत्य के उदाहरण सामान्यतः परीक्षा में पूछे जाते हैं।
क्योंकि 12वीं बोर्ड की किताब में भी, एनसीईआरटी की किताब में भी दंते का उदाहरण दे रखा है, तो ये दंते वाला हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। थोड़ा सा उदाहरणों को देख लें। उदाहरण देखिए, देखो दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, यहीं तक बात अगर करें ना तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दे ने ते थे दे ने थे ते शे धे ने, यहां तक आप देखिए। ये जो मैंने जो अंडरलाइन किया है ये सारे दंते वर्ण हैं। कैसे वर्ण हैं? दंते वर्ण हैं। कैसे होता है थोड़ा सा वो समझिए। पहले इस उदाहरण को नहीं समझेंगे, पहले मैं आपको उच्चारण स्थान समझा देता हूं कि सामान्यतः ये जैसे मनुष्य का गला है, इसको हम कंठ कहते हैं, ठीक है। कंठ ये जैसे जीभ वाला पार्ट हो गया, ये जीभ हो गई, ठीक है। यहां ऐसे थोड़ा सा हमने मान लिया कि ये जीभ हो गई, और ये जो पार्ट है ना ये तालु है, ताड़ू जखन बोला। और फिर यहां का जो भाग है ये मूर्धा है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये मूर्धा है। फिर आते हैं दांत, और दांतों को ढकने वाले जो होठ, ओष्ठ, ठीक है। कंठ, तालु एक ही है, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, 1 2 3 4 5। कै वाली पंक्ति पहली पंक्ति है, तो ये 1 नंबर, ये पहली पंक्ति का। दूसरी पंक्ति कौन सी है? चै वाली, तो चै वाली पंक्ति इसमें आ जाएगी दूसरे में। मूर्धा मतलब चै के बाद कौन सी पंक्ति आती है? टै वाली, तो टै वाली पंक्ति यानी कि तीसरा पार्ट। तय के बाद कौन सी आती है? तय, तलवार वाली, तो वो इसमें आ जाएगा। और पै पतंग वाली किस में आती है? यानी जो वर्णमाला में वर्णों का क्रम है ना, वो क्रम हमारे उच्चारण अवयवों के आधार पर ही निर्धारित किया गया है। जैसे नंबर 1 में लिख देता हूं आपको कंठ, नंबर 2 लिख दूं मैं आपको तालु, नंबर 3 लिख दूं मैं मूर्धा, दंत, ओष्ठ। उच्चारण स्थान की बात करें, हो गया उच्चरित ध्वनि कंठे कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कंठे। ये क्या कहलाएगी? तालव्य। और ये क्या कहलाएगी? मूर्धन्य। और ये दंते, और ये कहलाएगी ओष्ठ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और आगे आपको इसके बारे में समझा दूं। कैसे समझा दें? कै वाली पंक्ति, इसको कै वर्ग बोलते हैं। कै वाली पंक्ति को क्या बोलते हैं? एक वर्ग मतलब समूह है। कौन कौन से हो गए? कै, ख, ग, घ, अंग। चै वाली चै वर्ग, टै वाला टै वर्ग, तै वाली तै वर्ग, और ये पै वर्ग। ये तो आपको लिखने आते ही हैं, च छ ज झ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। टे ठे डे और मैं। और क्या बच गए? अब बच गए स्वर, बच गए। स्वरों को हम ए और आ को तो इसमें रखते हैं, ई और ई को इसमें रखते हैं, ठीक है। री को मूर्धन्य में रखते हैं, ठीक है। ऊ को ए आ ई ऊ बच गए ना, ओष्ठ। इतना हमें ध्यान रखना है, ए आ ई ऊ री, ठीक है। अब और कौन सा बच गया? ये, रे, ले, वे, शे, शे, शे। है को छोड़ दीजिए, है को आप रखो तो इसे कंठे में रख लो एक बार, अगर रखना चाहें तो, कोई आवश्यकता नहीं है। इतना देखिए आप। इसमें देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि इस उदाहरण में कौन से हैं? दंते हैं। तो आप दंते को देखिए, ये वाला पार्ट देखिए, तय वाली पंक्ति, ये
इसमें आया है दे इसी में आता ना, ने इसी में आता है, इसमें आया है तय इसी में आता है। ठीक है, थे भी किस में आता है, इसमें आता है, ये भी थे है। दे की हम चर्चा कर चुके हैं, नए की चर्चा कर चुके हैं, थे की इसमें कर चुके हैं, तय की कर चुके हैं। फिर क्या बच गया, शय बच गया। शय देखिए हमने किस में लिखा है, इसी पंक्ति में लिखा है। धे और नए तो हम चर्चा कर चुके हैं, धे ये रहा। अब आपको समझ में हो गया होगा कि ये दंत्य उच्चारण है, सारे के सारे दंत से उच्चरित होने वाले हैं और इनको दंत्य वर्ण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं हमने जो अंडरलाइन कर रखे हैं ना, वो सारे वर्ण एक ही उच्चारण स्थान के हैं, इसलिए यहां श्रुत्य अनुप्रास अलंकार बनता है। ये दूसरा उदाहरण देखिए, ये भी दंत्य का ही है। कैसे, तय लय इसी में, ध्यान करो आप, शय इसी में है, ये अंडरलाइन वाले सारे इसी में है, इसी में है ना। तब आप क्या कह सकते हो कि ये भी कौन सा है, ये भी दंत्य का है। तो यहां भी एक ही उच्चारण स्थान वाले उच्चरित वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहां सुनने में एक जैसे वर्ण हैं और इसलिए हम इसे श्रुति अनुप्रास कह सकते हैं। अंत्य अनुप्रास अलंकार। देखो वैसे तो अलग अलग बातें मिलती हैं, दो शब्दों में भी जोड़ लेते हैं, लेकिन सामान्यतः जो पूछा जाता है ना, कम से कम दो पंक्तियां, काव्य की कम से कम दो चरण, काव्य के चरणों में एक ही जैसे स्वरों के आने से जो तुक बनती है उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं, अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे आपने खूब सुना है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी। अब आप देखिए, चरणों के अंत में, जब काव्य के चरणों में एक से अधिक चरणों के अंत में एक ही जैसे स्वरों के आने से जो तुक बनती है उसे अंत्य अनुप्रास कहते हैं। जैसे रानी थी, हानि थी, आ और इसमें बड़ी ई और इसमें बड़ी ई, और इसमें भी आ और इसमें बड़ी ई और इसमें भी बड़ी ई, एक जैसे स्वरों के कारण एक राग बनती है। रानी थी, आनी थी, कहानी थी, सुहानी थी, ऐसी। और ये सामान्यतः दो छंद में तो मिल ही जाती है, दोहा में तो मिल ही जाती है। ठीक है, बिना दोहा के भी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, दोहा की होना आवश्यकता नहीं है। पंक्तियां, दो पंक्तियों को हम कम से कम देखेंगे तो ये सामान्य बात हमें पता लगेगी। तो ये था आपका अनुप्रास।